हेलो दोस्तों। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में हम लोगों ने अभी तक अरब आक्रमण के बारे में पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम लोग भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। अगर तुर्कों की बात की जाए तो तुर्क जो थे वो मध्य एशिया की एक असभ्य और बर्बर जनजाति थे। 8वीं शताब्दी के आसपास तुर्कों ने मध्य एशिया को छोड़कर अपना विस्तार ईरान, इराक और अफगानिस्तान तक किया। इस प्रकार अपने विस्तार के क्रम में ही उन्होंने भारत पर भी आक्रमण किया। 11वीं और 12वीं सदी में भारत पर तुर्की आक्रमण भारतीय इतिहास की एक अद्वितीय घटना थी। इसके कारण इस आक्रमण के बाद भारतीय राजनीति में काफ़ी बदलाव हुए। इस वजह से भारतीय इतिहास में इसे अद्वितीय घटना कहा जाता है। यह आक्रमण महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में हुआ। इस वीडियो में हम लोग महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों के बारे में तथा उससे हुए प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोहम्मद गोरी के द्वारा किए गए आक्रमण और उसके प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर में मध्य एशिया है कहाँ और किस प्रकार तुर्कों ने ईरान, इराक, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि भारत पर भी आक्रमण किया। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि सदी या फिर शताब्दी क्या होता है। इस मैप की बात करें तो ये पूरा क्षेत्र एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। एशिया महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में यूरोप महाद्वीप तथा इसके पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो चीन की सीमा से लेकर यह पूरा क्षेत्र मध्य एशिया कहा जाता है। मध्य एशिया में शामिल देश थे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तुर्क लोग पहले इसी क्षेत्रों में निवास करते थे और यहाँ से वे तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान तक आए और फिर पाकिस्तान से होते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से भारत में आक्रमण किया। तो आशा है कि आप लोगों को मध्य एशिया और तुर्कों के आगमन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब अगर सदी या फिर शताब्दी की बात करें तो इसको इस प्रकार से समझते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि इस समय 7वीं शताब्दी चल रही है तो 7वीं शताब्दी कहने का मतलब है कि वो टाइम पीरियड 600 ईस्वी से लेके 700 ईस्वी के बीच में कोई भी समय हो सकता है। अगर मैं कहूँ 715 ईस्वी तो ये ईस्वी जो है वो 700 से लेके 800 के बीच में है, तो यह वर्ष 7वीं शताब्दी ना कह के 8वीं शताब्दी बोला जाएगा। अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो मैंने बोला 1210, इसका मतलब 12 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 13। तो ये कौन सी शताब्दी चल रही है? 13वीं शताब्दी। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 2024 साल चल रहा है। तो अगर हम शताब्दी या सदी की बात करें तो 20 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? 21। तो इसका मतलब हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। तो मेरी आशा है कि आप लोगों को सदी और शताब्दी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम महमूद गजनवी के समय भारत की राजनीतिक स्थिति को देखेंगे। हम देखेंगे कि जब पहला तुर्क आक्रमण हुआ तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। इसमें पहला पॉइंट है कि तुर्क आक्रमण के समय उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जैसे कि कश्मीर में ब्राह्मण वंश, कन्नौज में प्रतिहार वंश, बंगाल में पाल वंश इत्यादि। दूसरा पॉइंट है कि इन राज्यों के मध्य राजनीतिक एकता का पूर्णतः अभाव था। ये लोग बराबर आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था जो तुर्कों का प्रभावशाली ढंग से सामना कर सके तथा उनको बाहर निकाल सके। साथ ही साथ उनमें दूरदर्शिता की भी कमी थी। उनके आपसी आंतरिक कलह ने उनको इतना कमजोर बना दिया था कि उनकी सैन्य व्यवस्था या सैन्य शक्ति काफ़ी कमजोर पड़ गई थी। इन विभाजनों की समस्या केवल राज्यों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसका प्रभाव वहाँ के रहने वाले लोगों पर भी पड़ा। वहाँ के लोग सामाजिक और धार्मिक आधार पर कई वर्गों और जातियों में विभक्त थे और उनमें एकता का सर्वथा अभाव था। ये सारी परिस्थितियां ही तुर्की साम्राज्य स्थापित करने में
सहायक सिद्ध हुई। अगर तुर्कों की बात करें तो जब तुर्कों का पलायन मध्य एशिया से ईरान, इराक आदि में हुआ तो उमैया वंशी शासकों से हुआ और उनसे मिलने के बाद ही उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया। इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बाद इनका उद्देश्य था कि पूरे विश्व में एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करेंगे। अब यदि तुर्की साम्राज्य के नींव रखने वाले व्यक्ति की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम अलप्तगीन का आता है, जो कि उस समय खुरासान का राज्यपाल था। धीरे धीरे इसने गजनी में एक स्वतंत्र तुर्की राज्य की स्थापना की। गजनी अफगानिस्तान में स्थित है। अलप्तगीन के बाद बलक्तगीन और बलक्तगीन के बाद पिरितगीन वहाँ का शासक हुआ। उसके बाद सुबुक्तगीन शासक बना। सुबुक्तगीन जो था वह अलप्तगीन का गुलाम और दामाद भी था। सुबुक्तगीन ने अमीर उल उमरा की उपाधि धारण की और इस प्रकार सुबुक्तगीन ही वह प्रथम तुर्की मुसलमान था जिसने भारत पर आक्रमण किया। और यह आक्रमण उसने किसके खिलाफ किया? यह आक्रमण उसने हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। सुबुक्तगीन के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी शासक बना, जिसने 998 से लेके 1030 ईस्वी तक शासन किया। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, महमूद होगा यहाँ पे। महमूद गजनवी मात्र 27 वर्ष की उम्र पर ही गजनी की गद्दी पे बैठा। महमूद गजनवी ने सिस्तान, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, इसके राजा खलफ बिन अहमद को पराजित करके सुल्तान की उपाधि धारण की और इस प्रकार मुस्लिम साम्राज्य में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी प्रथम तुर्क शासक बना। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा से यमीन उद दौला तथा अमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्राप्त की तथा यह उपाधि प्राप्त करते समय उसने बगदाद के खलीफा से यह प्रतिज्ञा की कि वह प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करेगा। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के दौरान जिहाद का नारा दिया था तथा बुत सिकन नाम धारण किया। बात करें जिहाद की तो जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है संघर्ष करना, या फिर उस समय महमूद गजनवी ने इसका इस्तेमाल इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ संघर्ष करने के रूप में किया। इसने ये उपाधि बुत सिकिन धारण किया जिसका अर्थ होता है मूर्ति भंजक। जैसा कि आपको पता है कि पुराने समय में भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था तथा वह अपनी समृद्धि के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। उस समय मंदिर धन संग्रह का एक प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। तो जब कोई भी शासक उन मंदिरों पर हमला करता था तो वहाँ से ढेर सारा धन दौलत लूटता था और वहाँ के सोने चांदी की मूर्तियों को भी अपने साथ ले जाता था और बाकी मूर्तियों को तोड़ देता था। तो इस वजह से महमूद गजनवी ने बुत सिकन नाम धारण किया। महमूद गजनवी ने जिहाद का नारा अपने साथियों में जोश भरने के लिए भी किया। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और इसकी जानकारी हमें एक इतिहासकार हेनरी इलियट हैं उनकी पुस्तक से मिलती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत के विभिन्न हिस्सों पर किन किन राजवंशों का शासन था। तो अगर हम पाकिस्तान और पंजाब के क्षेत्र में देखें तो वहाँ पे हिंदू शाही वंश जयपाल का शासन था। फिर अगर राजस्थान में बात करें तो वहाँ पे चौहान वंश का शासन था। वहीं गुजरात के क्षेत्र में चालुक्य वंश भीम प्रथम का शासन था। साथ ही साथ अगर दक्षिण भारत में तंजौर की बात करें तो वहाँ पे चोल शासक राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम का शासन था। बंगाल में पाल वंश के महिपाल प्रथम का शासन था। अगर बात करें कश्मीर की तो कश्मीर में उस समय लोहार वंश की रानी दिद्दा का शासन था। वहीं कन्नौज में प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल का शासन था। साथ ही साथ कन्नौज के निकट बुंदेलखंड में चंदेल वंश के शासक विद्याधर का शासन था। अभी हमने महमूद गजनवी के आक्रमण के समय के तत्कालीन भारतीय राज्यों तथा उन पे शासन करने वाले वंशों और शासकों के बारे में देखा। महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किए गए
17 आक्रमणों के बारे में देखेंगे। ये आक्रमण परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका क्रम भी पूछा जा सकता है तथा यह भी पूछा जा सकता है कि मुल्तान पर महमूद गजनवी ने किस साल आक्रमण किया, तथा साथ ही साथ महमूद गजनवी का चौथा आक्रमण किसके विरुद्ध था। तो ये सारे पॉइंट्स भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन करते चलेंगे। बात करें महमूद गजनवी के प्रथम आक्रमण के बारे में, तो महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण 1000 से लेके 1001 ईस्वी के बीच में किया था, और यह आक्रमण भारत के सीमावर्ती राज्यों पर था। वहाँ से वो धन संपदा लूट के अपने देश वापस चला गया। फिर महमूद गजनवी ने अपना दूसरा आक्रमण किया, जो कि 1001 ईस्वी से लेके 1002 ईस्वी के बीच में था। यह आक्रमण महमूद गजनवी ने तत्कालीन हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया और जयपाल की राजधानी वहिंद पर अधिकार कर लिया। अगर तीसरे आक्रमण की बात करें तो महमूद गजनवी ने अपना तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में किया और उच्च के शासक जो कि वजीरा था उसको युद्ध में हरा दिया। वजीरा ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। बात करें महमूद गजनवी की चौथे आक्रमण के बारे में, तो महमूद गजनवी ने अपना चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में मुल्तान के शासक दाऊद और साथ ही साथ भटिंडा के शासक आनंदपाल के साथ किया और जीत गया। महमूद गजनवी ने अपना पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी में बहिंद पर किया। बहिंद के अन्य नाम औहिंद और उदबांडपुर भी हैं। यहाँ पर हिंदू शाही शासक जयपाल का पौत्र सुखपाल शासन कर रहा था। उसको महमूद गजनवी ने पराजित किया और सुखपाल ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बाद सुखपाल ने अपना नया नाम नौसा शाह रखा। महमूद गजनवी ने अपना छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में किया और यह आक्रमण उसने आनंदपाल के विरुद्ध किया और विजयी रहा। इसी वर्ष महमूद गजनवी ने नागरकोट के मंदिर को लूटा, जहां से ढेर सारी संपत्ति अपने देश ले गया। जैसा कि आपको पता है, महमूद गजनवी ने खलीफा से उपाधि लेते समय यह प्रतिज्ञा की थी कि वह प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करेगा। तो आप देख सकते हैं उसने प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण किया है। अगर महमूद गजनवी के सातवें आक्रमण को देखें तो महमूद गजनवी ने अपना सातवां आक्रमण 1000, यहाँ पे 9 होना चाहिए, 1009 ईस्वी में अलवर के खिलाफ किया और जीत गया। इसी क्रम में अपना आठवां आक्रमण 1010 ईस्वी में मुल्तान पर किया और मुल्तान को फिर से जीत गया। महमूद गजनवी ने अपना नौवां आक्रमण 1013 ईस्वी में किया। ये टाइपिंग मिस्टेक है। 1013 ईस्वी में थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर पर किया और उसे खूब लूटा। महमूद गजनवी के अगर 10वें आक्रमण की बात करें तो 1013 ईस्वी से लेके 1014 ईस्वी के बीच में किया, टाइपिंग मिस्टेक, और उसने नंद शाह को हराया। 11वें आक्रमण में जो कि 1015 ईस्वी में किया, भीमपाल को हराया। महमूद गजनवी के 12वें आक्रमण जो कि 1018 ईस्वी में किया गया था, वो कन्नौज पर किया गया था। उस समय कन्नौज पर राज्यपाल शासन कर रहा था और इसने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। इससे रुष्ट होके विद्याधर ने आनंदपाल की आत्महत्या कर दी। फिर महमूद गजनवी ने अपना 13वां आक्रमण इसी विद्याधर के खिलाफ किया, लेकिन वो यहाँ पे जीत नहीं पाया और महमूद गजनवी को समझौता करना पड़ा। 14वां आक्रमण फिर से महमूद गजनवी ने 1021 और 22 ईस्वी के बीच में ग्वालियर के कीर्तिराज और साथ ही साथ बुंदेलखंड के विद्याधर के साथ किया। यहाँ भी महमूद गजनवी को समझौता करना पड़ा। महमूद गजनवी ने अपना 15वां आक्रमण 1025 ईस्वी में जैसलमेर और गुजरात पर किया और जीत गया। महमूद गजनवी का जो 16वां आक्रमण है वो 1025 से लेके 1026 ईस्वी के बीच में किया गया गुजरात का आक्रमण है। उस समय गुजरात पे भीम प्रथम का शासन था। महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को बुरी तरह लूटा और यहाँ से ढेर सारी संपत्ति लेके अपने देश गया। अपने देश जाने के क्रम में ही उस पर
सिंध के जाटों ने आक्रमण किया और उसका कुछ धन लूट लिया, और सिंध के जाटों से बदला लेने के लिए महमूद गजनवी ने अपना 17वां आक्रमण 1025-26 ईस्वी में ही किया, और वो आक्रमण सिंध के जाटों के विरुद्ध था और सिंध को इसने बुरी तरह से हराया। इस प्रकार अपने 17वें आक्रमण के बाद महमूद गजनवी अपने देश लौट गया और वहीं पर उसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। अब अगर महमूद गजनवी के आक्रमण के उद्देश्य की बात करें तो महमूद गजनवी के आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना और ढेर सारे धन की प्राप्ति करना, ना कि भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना। महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव यह हुआ कि भारत में बहुत सारे हिंदू मुसलमान बन गए। परीक्षा में बहुत बार महमूद गजनवी के दरबारी विद्वानों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम अगर महमूद गजनवी के दरबारी विद्वानों की बात करें तो उसके साथ कुल 4 विद्वान आए थे। इसमें पहला अलबरूनी, दूसरा फिरदौसी, तीसरा उतबी। एक एक करके हम इनके बारे में अच्छे तरह से जानेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अलबरूनी की बात करें तो अलबरूनी महमूद गजनवी का दरबारी कवि के साथ साथ राज ज्योतिषी भी था। यह एक विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति था। इसे विभिन्न विषयों की विशद जानकारी थी, जैसे इतिहास, गणित, भूगोल, खगोलशास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि तमाम विषयों की ये जानकारी रखता था। अगर अलबरूनी की बात करें तो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम तहकीक-ए-हिंद है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई थी। अलबरूनी ही वह पहला मुस्लिम था जिसने भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया। ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। महमूद गजनवी के दूसरे विद्वानों में फिरदौसी था, जिसकी फेमस रचना शाहनामा है। शाहनामा को अफगानिस्तान के महाभारत के रूप में जाना जाता है। इतिहासकार फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि देते हैं। होमर यूरोप का एक प्रसिद्ध लेखक था, जिसकी तुलना फिरदौसी से की जाती है। महमूद गजनवी का तीसरा विद्वान उतबी था। उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार भी था। दरबार से संबंधित जितने भी इतिहास की घटनाएं होती थी वो सब उतबी ही लिखता था। इसकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। अगर पहली रचना की बात करें तो वो है किताबुल यामिनी और दूसरी तारीख-ए-यामिनी। महमूद गजनवी के दरबार का चौथा विद्वान बैहाकी था। इसकी प्रमुख पुस्तक तारीख-ए-सुबुक्तगिनी है, जिसमें सुबुक्तगिन के बारे में वर्णन है। बैहाकी को एक इतिहासकार लेनलुप हुए, उन्होंने इसको पूर्वी पेप्स की उपाधि दी है। पेप्स जो था वह यूरोप महाद्वीप का एक प्रसिद्ध लेखक हुआ और इसी से इसकी तुलना लेनलुप ने की है। इस प्रकार हम लोगों ने भारत पर तुर्क आक्रमण के पहले खंड को बहुत ही अच्छे से समझा। मेरी आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा और साथ ही साथ आपकी इतिहास के प्रति अवधारणा भी विकसित हो रही होगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग भारत पर तुर्क आक्रमण को ही पढ़ेंगे और उसमें हम मोहम्मद गोरी और उसके द्वारा किए गए अभियान तथा किस प्रकार मोहम्मद गोरी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना में अपना योगदान दिया, इसके बारे में जानेंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।